गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम पॉवर्टी चैलेंज वाले चैप्टर में पढ़ रखे थे, जहाँ पर हमने जो ग्राफ के फॉर्म में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि कितने मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, कि कौन से स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन कौन सी जगहों पे जो है जो हमारा इंडिया है वहाँ पे जो गरीबी है वो कम है। तो वहाँ पे हमने ये रीज़न देखा, तो वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पॉवर्टी लेवल कम है। वेयर एज अगर हम ऐसे स्टेट्स देखें जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो लैक करती है, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो वहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है। इसके अलावा हमने वर्ल्ड का इंडेक्स जो देखा था, $2 पर डे जो कंजप्शन है, कि अगर इंसान $2 पर डे कंजप्शन के हिसाब से अपनी डेली कंजप्शन कर पाता है विच अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़, तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में अभी तक हमने जानी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके, कौन से कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल। ओके, ब्रिटिशर्स ने हम पर करीबन 200 साल तक राज किया और कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा हार्म भी किया। ओके, बाय द टाइम जब तक ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए थे तो बहुत ज़्यादा हार्म करवा चुके थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, जो इतनी बहुत ज़्यादा फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको ठप करके चले गए थे। जो हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ थी एक समय पे, जब देयर वेरियस पीपल जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनके उनकी पूरी इंडस्ट्री से बंद करवा दी थी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द ब्रिटेन। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उनकी ज़मीनें छीन चुकी थी, कहीं कुछ कर्ज में डूबे हुए थे, ज़मींदारी सिस्टम, इस बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य, जब उनका राज था, जब ये सब चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रॉबैक हुआ इंडिया के रिस्पेक्ट में देखे तो। इसके साथ साथ जब इंडिया का उसी दौरान जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दी तो इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो इंडिया के पार्टीशन के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया को। कहीं ना कहीं इंडिया के लैंड का पार्टीशन हो गया, एज वेल एज बहुत सारे इकोनॉमिकल हेल्प भी देनी पड़ी जो जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान को, इसकी वजह से और ज़्यादा पीछे हो गए। इसके साथ साथ उस समय दंगे फसाद हुए, बहुत सारे राइट्स हुए और बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी का हार्म हुआ, बहुत सारे पीपल्स ऐसे थे जो बेघर हो गए। तो जो हमारे फर्स्ट 10 ईयर्स जो थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो सिर्फ रेफ्यूजीज़ जो जैसे पाकिस्तान के जो यहाँ आके सेटल हुए थे, उन रेफ्यूजीज़ को सेटल करने में, उनके लिए घर के व्यवस्था करने में, उनका जो जॉब है या उनकी बिजनेस ऑक्यूपेशन को सेटअप करने में ही हमारे 10 से 12 साल लग जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तो सडन इंडिपेंडेंस लिए, उसके बाद पार्टीशन भी हुआ है और बहुत सारे दंगे फसाद हुए हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को हमने शरण दी है, फिर उनको सेटल अप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा जो पैसा है इकोनॉमी, जो देश का पैसा, उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर उसी के बाद हमारे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 12 to 15 ईयर्स हमें वापस एक युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये जब भी वॉर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हुई हमारे साथ, पहले ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करा, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत पीछे कर दिया। फिर आफ्टर द पार्टीशन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, रेफ्यूजीज़ को सेटलमेंट करना, फिर देन अगेन हमने एक वॉर लड़ा। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली देखिए हमारा जो है इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। ओके, और यही रीज़न है कि इंडिया में जो है पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि आफ्टर दैट जब युद्ध हुए और सब कुछ हुए, आफ्टर दैट जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने बहुत जो 5 ईयर प्लान्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसके तहत ग्रीन रिवॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किया ताकि जो देश भर के जो किसान हैं वो प्रॉपर प्रोडक्शन करें। और देश में जो उस समय दो चीज़ की अकाल पड़ गया था, खाने का अकाल पड़ चुका था और कहीं ना कहीं किसान जो थे प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बूस्ट तो करा इंडियन इकोनॉमी को कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, हमने अदर कंट्री से ट्रेड करना स्टार्ट करा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जो अपने देश की कंट्री उनके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करा, फार्मर्स को फ़ायदा हुआ। बट लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था लिमिटेड था कि नॉर्थर्न इंडिया जो फार्मर्स थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ऑल ओवर द इंडियन फार्मर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी वजह से ये सारे ड्रॉबैक्स रहे और यही सारे कारण हैं कि पॉवर्टी का क्या कॉजेज़ हैं। ओके, अब इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर और प्राइवेट सेक्टर थे, जो उनसे इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट तो दिया पर लेकिन नॉट एट ए लार्ज स्केल। ओके, एज अ रिजल्ट जैसे पीपल जो कि गांव से शहर की तरफ मूव हुए थे, माइग्रेट हुए थे इन द सर्च ऑफ जॉब, उनको जॉब नहीं मिली। एक तो ऐसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही है इंडिया की, एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर थे वो इतने ज़्यादा इमर्ज नहीं हुए थे। ओके, जिस वजह से बहुत से लोगों को
और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी, बहुत कम लोगों को जॉब पर हायर किया गया था इन फैक्ट्रीज में भी। तो इससे बहुत सारे पीपल जो थे वो क्या करने लगे, जब शहर आ गए, वहाँ आ गए, तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर का काम करना, जो स्ट्रीट के आसपास जो अपना ठेला लगा लेते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं, बहुत सुना रिक्शा पुल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पर काम करना है, कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे काम करना है। तो ये वेरियस जो काम थे वो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। इनमें जो वेजेस होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। एज ए रिज़ल्ट उनके पास खुद की घर नहीं था, तो उन्होंने चौल या झुग्गी झोपड़ियाँ बसाने लग गए, और एज ए रिज़ल्ट ये जो ट्रेंड था वो ऐसे चलता रहा, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में बसने लगे, और ये लोग वहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमिकली ये लोग बैकवर्ड क्लासेस में आने लग गए। ओके, इकोनॉमिकली इनके जो है ज़्यादा ना कमाई हुई, और एज ए रिज़ल्ट ये शहर में बस गए, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी में बस गए, झुग्गी झोपड़ियों में, और एज ए रिज़ल्ट जो है ये पॉवर्टी साइकिल चलती रही। ओके, अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। और एक और जो चीज़ है पॉवर्टी स्केल का, जो इनकम लेवल है, ओके, एक लेबर की जो इनकम होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, एक अदर पर्सन की इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज़ में जो होती है उनके कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जिसके तहत इनको इनकम लेवल्स उनकी डिसाइडेड रहती है। फिर उसके साथ अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जिनके पास अथाह लैंड है, बहुत ज़्यादा लैंड है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिनके पास लैंड तक नहीं है। तो ये एक जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक कारण है पॉवर्टी का। ऐसे बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशन से जहाँ पर जो लैंड होता है किसी के पास, कि मालिकाना हक जो है किसी लैंड का होता है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है, कि पर्सन कैन बाय ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ द लैंड। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से ये एक और कारण है कि जो है पॉवर्टी जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, है ना। दो कारण है, एक तो इनकम लेवल में डिफरेंस, और दूसरा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। ओके, और उसके अलावा और भी अदर सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे लाइक जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पूंजी नहीं होती, पैसा नहीं होती, वो बड़े फार्मर्स जैसे या जो साहूकार्स होते हैं उनसे पैसा ब्याज पे लेते हैं, फिर उसको प्रॉपर उनकी जो क्रॉप अगर प्रोडक्शन होता है तो वो वापस लौटा देते हैं, और अगर क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो वो जो डेब्ट है उनका जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है, फिर उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए वापस से कर्ज लिया जाता है, वापस से न्यू क्रॉप नया सीजन के स्टार्ट होता है तो वापस से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल फार्मर्स है वो डेप्थ में जो भी उन्होंने अपने एग्रीकल्चर के लिए जो भी उन्होंने लोन लिया है उस जो लोन साइकिल वो बढ़ती जाती है, और एज ए रिज़ल्ट एंड में होता क्या है, या तो फार्मर्स उस लोन पे नहीं कर पाता, तो या तो वो सुसाइड कर लेता है, या फिर उसकी ज़मीन है वो छीन जाती है। इसके अलावा और भी सोशल कल्चर एक्टिविटीज़ है, लाइक शादियां हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं शादियों में, और चाहे वो पैसा हो ना हो, चाहे वो लोन लेके करते हैं, पर लेकिन लोन लेके कर रहे हैं उस समय शादी तो हो जाती है, बट व्हेन दे फेल टू रीपे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इंडिया की पॉवर्टी के लिए। ओके, अब गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। ओके, तो इसके लिए दो करा उन्होंने, एक तो प्रमोशन किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, और दूसरा कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को बढ़ाया जाए। ओके, अगर हम इंडिया की पॉवर्टी ग्राफ को देखें तो 1950s से लेके 1980s तक जो 30 साल का जो पीरियड था इसमें कुछ भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई थी। ओके, ना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, ना ज़्यादा बोल सकते इकोनॉमिकली हम ग्रो नहीं कर पा रहे। बट लेकिन जैसे जैसे 1980s तक हम आए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगे। अगर हम देखें उस समय का डाटा तो 1970s से लेके 80s में हमने 6% ग्रोथ की। उससे पहले हम जो थे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बिल्कुल एवरेज थी, ना ज़्यादा बढ़ रही थी ना ज़्यादा घट रही थी, कॉन्स्टेंटली हम थे ना, मतलब इकोनॉमिक ग्रो होनी चाहिए बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही थी, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होनी चाहिए उस रेफरेंस में। बट लेकिन हम कॉन्स्टेंट, हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, बट लेकिन हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो एक ही पोर्शन पर रुकी हुई थी। एज ए रिजल्ट जो था इन 30 साल में से हमारी कुछ ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था पॉवर्टी बढ़ने का। बट लेकिन 1980s से इकोनॉमिक ग्रो होने लगी। ओके, और 1990s तक हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी हायर होती गई। ओके, 1990s या 1980s से हम मान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो % बाय % इंक्रीज होने लग गई। ओके, अब जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो होती है ना तो हमारे पॉवर्टी है किसी भी नेशन की वो रिड्यूस होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट होगी, तो वो जो पीपल्स जो
ऐसी जगह काम करें जहाँ उनको लो वेज मिल रही, तो उन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे जाकर काम करेंगे तो उनकी इकोनॉमी कम होती जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया सरकार ने, बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज़ निकाली, प्रोग्राम्स निकाले, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स निकाले, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया गया, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी गई, प्राइवेट सेक्टर बढ़े, इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई, तो उन पीपल्स को उन इंडस्ट्रीज़ में काम मिलने से जो पॉवर्टी है 1980s के बाद पॉवर्टी जो रेट है वो गिरने लगा। ओके, इसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हुई, तो अब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। यहाँ पे अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास प्रॉपर इनकम सोर्स है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रॉपर उनको अच्छी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल पाएगी। बट लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सीमित रहता है। ऐसे बहुत सारे अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉवर्टी लाइक करती हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं इंडिया में आज भी जिन्हें ये प्रॉपर जो एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रहा। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। और कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो आगे जाके जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी हमारी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट एडवांटेजेस होगा इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। ओके, और कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री अगर कोई डेवलप होगी या उसमें उसको इकोनॉमिक रिटर्न अच्छे चाहिए, तो वहाँ के जो जनरेशन है या वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एजुकेट होनी चाहिए। अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी उस कंट्री। इनके अलावा ये तो कुछ हुए कि हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी डिक्लाइन होती जाएगी। और यही रीज़न है कि आज ये जो इंडिया में है देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज दैट आर ग्रोइंग। वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप करें तो कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी और कहीं ना कहीं पॉवर्टी कम होगी। इनके अलावा जो थी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी पॉवर्टी स्कीम्स निकाली थी, जैसे लाइक मनरेगा आपने सुना हो 2005 जब स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये क्या था कि अनस्किल्ड लेबर को हम 100 दिन की वेजेस देंगे, मतलब साल भर में मिनिमम जो डेज हैं उनको 100 दिन का वेजेस देना कंपलसरी रहेगा। और अगर उससे नहीं दिया जाता तो अगर उसको 15 दिनों तक कोई वेजेस नहीं मिलते हैं, जैसे वो रजिस्टर्ड होता है उसका मनरेगा कार्ड बनता है, उसको 15 दिन तक जॉब नहीं मिलता है तो उसको सरकार द्वारा उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब जितने उसको पर डे जो उसकी इनकम है उसको 15 दिनों की जो इनकम जहाँ पर वो काम करने नहीं गया तो काम ना करने के बावजूद भी उसको उतने जितने दिन तक वो घर बैठा, जितने दिन तक उसके पास काम नहीं था, उसको वो बेरोजगारी भत्ते के रूप में उसको उसकी डेली वेजेस मिलेगी। ओके, तो उसका डाटा अगर हम निकालें तो ये जो स्कीम है ये कम से कम ऐसे 220 पीपल्स को ये एम्प्लॉयमेंट देती है पर डे। ओके, 220 करोड़ पर्सन पर डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। ओके, 220 करोड़ पीपल्स तक का लेवल तक का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, 220 करोड़ रुपए तक का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ऐसे अनस्किल्ड लेबर्स को, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ पीपल जो है वो इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें वुमेंस का जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 23% जो इसमें इस स्कीम के तहत 23% जो होंगी वो वुमेंस काम करेंगे इसमें। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वुमेंस को भी प्रमोट किया जा रहा है, उनके भी वेजेस तय हैं, उस वेजेस के हिसाब से ही उनको डेली वेजेस दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कम दिए जाएँ, है ना। जैसे कि हमने पहले स्टोरीज में पढ़ा था कि जो चाहे मतलब कि लड़के मैन होता है तो उनको लेबर वेजेस ज़्यादा मिलते, वुमेन को लेबर वेजेस कम मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनके फिक्स नॉर्म से उसके तहत ही उनको वो वेजेस दिए जाते हैं। ओके, अब जो वुमेन्स का शेयर है, एससी और एसटी वुमेन्स का जो शेयर है उसमें इस स्कीम के तहत वो 23% है, 17% 53% रिस्पेक्टिवली। ओके, जो शेयर है वुमेन का वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, जैसे कि लाइक एससी जो है उनको एससी जो कैंडिडेट्स होंगे उनके जो जॉब्स जो है वो 23% सिक्योर्ड है, एसटी कैंडिडेट है तो 17% जॉब्स उनके लिए सिक्योर्ड है और वुमेंस के लिए 53% ऑफ जो जॉब है वो सिक्योर्ड है।
ओके। अब इनके जब इनिशियल ईयर्स में जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तो 65 रुपीज़ पर डे जो था वो वेज मिलना था इन द ईयर 2006 टू 2007, जिसको कि साल 2013-14 में इसको इंक्रीज़ करके 132 रुपीज़ पर डे किया। एंड एट द एंड ऑफ मार्च 2018 तब इस स्कीम को रिवाइज किया गया और यहाँ पर डे जो था वो 281 रुपये पर डे जो था वो वेजेस रखा गया हरियाणा के पीपल्स के लिए, और 168 रुपये पर डे फॉर द वर्कर्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। हर स्टेट में इनका वेरिएशंस होता रहता है। जो भी मजदूर होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं अलग तो उनके डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज उनका अलग से एक मैनुअल निकालते हैं जहाँ पर उनको डेली वेजेस के हिसाब से उनको जो वेजेस होती है वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके। अब इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना निकाली गई। ये जो रोजगार स्कीम थी 1993 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का जो मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी पढ़े लिखे पीपल्स हैं यानी जितने पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी टाइप का रोजगार जो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। ये स्कीम इसलिए स्टार्ट की गई थी ताकि जो या तो उनको व्यापार के लिए लोन दिया जाए ताकि वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए जो एजुकेटेड पीपल्स इनके एजुकेशन के बेसिस पे इनको लोन दिया जाए, उसका ये कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1995 में। इस प्रोग्राम का एम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट किया जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत से गाँव में कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं। ओके, चाहे वो अचार हो, पापड़ हो, गेहूँ से आटा बनाने की जो मिल्स होती हैं, ये सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज गाँव में इम्प्लीमेंट या डाली जाती है ताकि वहाँ के जो पीपल्स हैं वो जिनके पास लैंड नहीं है वो उन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में जाके काम कर सकें। इनके अलावा जब 10th 5 ईयर प्लान में बना तब एक टारगेट लाया गया कि कम से कम इस 10th जो 5 साल का जो प्लान है इसको कम से कम 10 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जाए, जिसके तहत उन्होंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई 1999 में। इस योजना के तहत जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाए, फिर उनको लोन्स दिए जाए और वो ग्रुप्स जो है कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सके। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए जिनमें ग्रुप ऑफ वुमेंस को जो है जोड़ा जाता है, फिर उनको लोन दिया जाता है, फिर उन लोन से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, सिलाई बुनाई का काम हो गया, कुछ भी कोई नया एक बिजनेस स्टार्टअप कर सके और कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके घर बैठे बैठे। ओके, देन अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च इन 2000 एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस गिवन टू द स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल सेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, इस दौरान सेंटर के द्वारा 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके तहत जो ऐसी जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के थ्रू, रोड्स बनवाना प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। इनके अलावा प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो गांव तक पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। इस प्रोग्राम के तहत हर गांव को कवर किया गया था ताकि वहाँ तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी ये सब पहुँचाई जाए। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो सब सेटअप किए गए। देन एक और जो इम्पोर्टेंट योजना थी अन्न योजना, जिसके तहत जो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट लेकिन सिंस आपको अगला चैप्टर ओमिट है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। इस योजना के तहत होता क्या था, जैसे लाइक आपने कभी राशन कार्ड सुने होंगे, जो सरकारी दुकानें होती हैं जहाँ पर राशन कार्ड के थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पे जो फैमिलीज़ हैं उनको अनाज दिया जाता है। आज के शायद मॉडर्न डे में शायद 5 kg पर पर्सन, जिस फैमिली में जितने पर्सन है, एक पर्सन को 5 kg ऑफ अनाज मिलेगा। अब वो जो डिफ़र करता है वो अलग करता है, हर स्टेट में डिफ़र करता है। जैसे लाइक हमारे यहाँ एमपी में जो गेहूँ वो हमारी स्टेपल डाइट है ना, गेहूँ से बनी हुई जो हमारे स्टेपल डाइट में रोटी आती है तो गेहूँ से बनती है। तो 4 kg वीट एंड 1 kg ऑफ राइस जो है वो प्रोवाइड की जाती है और पर पर्सन 5 kg पर मंथ दिया जाता है। नंबर ऑफ़ जितने पर्सन उस फैमिली में उस हिसाब से उनको वो दिया जाता है और बहुत ही मिनिमम रेट में। ओके, ओनली 1 रुपी पर डे जो रहता है वो चार्ज रहता है उस अनाज का। और ताकि इस योजना में बेसिकली उन लोगों का फ़ायदा होता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके, जो कि उनको ज़्यादा वेजेस नहीं मिलती, तो एक्चुअली उनको जो
फूड ग्रेन्स है उन पर उनको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, उन फूड ग्रेन्स को बहुत इजीली परचेज़ कर सके और जो पैसा जो उनको मिलता है उनको सेव कर सके, या जो भी बेसिक प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो उनको तक अवेलेबल हो जाए, इसलिए इस स्कीम को निकाला गया। ओके, नाउ जो हमारी जो नेक्स्ट जो हमारे की कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ओके, तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो एग्रीकल्चर जैसे रहता है, तो उसका एक पर्टिकुलर सीज़न रहता है कि साल में कुछ ऐसा टाइम ज़रूर आता है जो विद इन अ साइकिल जब ख़त्म होती है, तो कुछ ऐसा समय आता है 2 से 4 महीने ऐसे रहते हैं पूरे साल भर में जब फार्मर जो होते हैं पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं इस समय वो कुछ काम नहीं करते, तो इस दौरान सरकार कुछ ऐसे स्कीम्स या कॉटेज इंडस्ट्रीज गांव के गांव में सेटअप करनी चाहिए, ताकि जो ये 4 महीने जब फार्मर्स बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होते तो उस दौरान वो काम कर सकें उन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। ओके, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ के फार्मर्स जो उस समय अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो पूरे साल उन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करके अपने लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, वहाँ की वुमेंस कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करके अपने लाइवलीहुड अर्न कर सकती हैं। इसके अलावा अर्बन सिटीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं अर्बन एरियाज़ में भी जो कि पॉवर्टी को सिर्फ के फेस से गुजर रहे हैं, एंड एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेगी जब जाके हम पॉवर्टी को पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि इट्स लॉन्ग टर्म पीरियड हो सकता है, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, लेकिन इट विल टेक टाइम बिकॉज इंडिया एक जो बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ जाते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट नाउ जो है हमारी कंट्रीज जो है बहुत सारी हमारी कंट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, अदर कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है। ओके, अगर हम पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो पॉवर्टी के अपने अलग अलग मेजर करने के अपने अलग अलग वो हैं। ओके, हर किसी का जो था उसका मेजर करने का जो हम बोल सकते हैं मेजर्स थे कि कैसे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं वो अलग थे। लाइक गवर्नमेंट के हिसाब से के हिसाब से अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरीज पर डे अगर कंज्यूम कर लेता है, मीन्स अगर उसका इतना सोर्स है कि वो 2400 कैलोरीज ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम कर सकता है, उसका इतना पैसा है कि वो 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर सकता है, तो ही इज़ वो पॉवर्टी लाइन। पर लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, अगर वो 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है बट लेकिन उसके पास कोई भी बीमारी होती है, उससे लड़ने के लिए उसका इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके, तो देन ही इज़ ऑल्सो तो वो गरीबी कहलाएगा। भले वो अपने 2 समय का खाना दे के इंतज़ाम कर पा रहा है, पर लेकिन अगर वो अपनी बीमारी के लिए हॉस्पिटल्स नहीं जा सकता है, उसका अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेज सकता, केवल उसको खिला रहा है, तो वो तब भी वो पॉवर्टी ही में ही कहलाएगा, क्योंकि केवल फूड इज़ नॉट द बेसिक थिंग दैट एवरीवन नीड्स। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है ना। आपके पास अगर बीमार पड़ता है वो और अपना इलाज नहीं कर पाता, देन ही पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। और जैसे गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया था लाइक 4000 and 5000, 4000 फॉर द रूरल एरियाज एंड विलेजेस एंड 5000 फॉर द अर्बन एरियाज। तो क्या ये मिनिमम ये क्या सिर्फ केवल 5000 अगर कोई व्यक्ति 5000 से ज़्यादा कमाता तो क्या गरीब नहीं कहलाएगा वो गरीब? क्योंकि अगर कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो अपना इलाज करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। क्या वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज पाएगा? नहीं। क्या वो प्रॉपर हायर एजुकेशन के लिए भेज पाएगा? नहीं। चाइल्ड लेबर अभी भी इंडिया में अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉवर्टी को मेजर करने की कोई परफेक्ट डेफिनेशन या कुछ नॉर्म्स नहीं हो सकते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो 3 हमारी चीज़ें हैं, 2 वक्त का खाना एज वेल एज प्रॉपर एजुकेशन एज वेल एज प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती। ओके, तो इनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और शायद आने वाले 20 से 30 सालों में हमें इसका जो पॉवर्टी का कुछ निवारण मिल पाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।